नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल न्यू दृष्टि आईएएस में। हम लोग इस श्रृंखला में क्या कर रहे हैं कि यूपी स्पेशल को कवर कर रहे हैं। यूपी स्पेशल को हम लोग कवर कर रहे हैं और हम लोगों ने इससे पहले 2 वीडियोज़ को अपलोड कर दिया है। पहले वीडियो में हम लोगों ने सिलेबस पर चर्चा किया था, पाठ्यक्रम पर चर्चा किया था कि किन-किन लेसन्स के माध्यम से हम लोग यूपी स्पेशल को कवर करने वाले हैं। दूसरे वीडियो से हम लोगों ने पहला लेसन जो हम लोगों ने कवर करने के लिए सिलेबस में चर्चा किया था वो था उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन। तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। हालांकि 2 वीडियो ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं होने वाला है, जिसमें कि उत्तर प्रदेश एक संक्षिप्त अवलोकन के बारे में बात होगी, लेकिन आप याद रखिए कि ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। ये चीज़ें परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, नहीं कुछ तो मिलान के लिए तो कम से कम सुमेलित करने के लिए इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप बने रहिए, दोनों वीडियो आप ऐसा नहीं है कि इन सब वीडियो में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं हैं, महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हाँ, ये है कि अनुपातिक रूप से कम महत्वपूर्ण चीज़ें होंगी इस वीडियोज़ में, इन 2 वीडियो में। इसमें भी जो इस समय आप देखने जा रहे हैं इसमें क्या होगा कि जो प्रमुख संस्थान हैं वो कहाँ पर स्थित है, प्रमुख शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, प्रमुख ऐतिहासिक स्थल कहाँ पर स्थित है, उन सब बारे में हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो आप समझ सकते हैं कि चीज़ें सुमेलित करने के लिए कि कौन सा शोध संस्थान या कौन सा ऐतिहासिक स्थल किस जगह पे या किस ज़िले में स्थित है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे। तो आप बने रहिए, हम लोग शुरू करते हैं अपना यह वीडियो। अगले वीडियो से हम लोग क्या प्रारंभ करने वाले हैं देख लीजिए। अगले वीडियो से हम लोग उत्तर प्रदेश का इतिहास, यूपी का इतिहास हम लोग शुरू करने वाले हैं। यूपी का इतिहास, यूपी के इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्राचीन इतिहास पे बात करेंगे। प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू करेंगे। इसको समाप्त करने के बाद मध्यकालीन और फिर आधुनिक इतिहास को कवर करने के बाद भूगोल की तरफ आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो अपना शुरू करते हैं। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में थोड़ी सी हम लोग चर्चा करेंगे कि उत्तर प्रदेश वन स्थिति रिपोर्ट 2021 उत्तर प्रदेश की कुछ चीज़ों के बारे में क्या कहता है। तो उत्तर प्रदेश का कुल भौगोलिक क्षेत्र 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है। ये चीज़ हम लोगों ने पहले वीडियो में डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग बात करें अति घने वनों की। उत्तर प्रदेश में जो अति घन वन है, बहुत ज़्यादा घने जो वन है, उनका क्षेत्र कितना है तो 2,627 वर्ग किलोमीटर अति घन वन है उत्तर प्रदेश में। अगर अति घन वनों की बात करें, जो बहुत ज़्यादा घने वन हैं, तो वो जो हैं 2,627 वर्ग किलोमीटर बहुत ज़्यादा घने वनों की संख्या है। यहाँ पे घने वनों की क्षेत्रफल है। अगर मध्यम घने वन की बात करें तो यहाँ पे 4,029 वर्ग किलोमीटर मध्यम घन है। और खुले वन की बात करें, खुले वन कितने हैं तो खुले वन 8,162 वर्ग किलोमीटर है। तो कुल वन क्षेत्रफल हो जाएगा 14,818 वर्ग किलोमीटर। तो कुल वन उत्तर प्रदेश में कितने हैं आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे कि 14,818 वर्ग किलोमीटर कुल वन का क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश में। अगले पॉइंट की बात करें तो देश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत जो है वो 2.7%। ये क्या है, ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। इसको आप याद रखिए कि अगर पूरे देश की बात करें, पूरे भारत देश की जितने वन हैं उसमें से 2.7% वन उत्तर प्रदेश का है। तो ये चीज़ याद रखिएगा, 2, 3 बार 4 बार इसको पढ़ लीजिए कि देश के कुल वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है, 2.7%। 2.7% यहाँ पे वन है। पूरे देश में जितना वन है उसका 2.7% वन उत्तर प्रदेश में है। कुल क्षेत्रफल के प्रतिशत के रूप में वन क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में, जैसे कि ये वाला क्षेत्रफल है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, तो इसके मुकाबले में उत्तर प्रदेश में जितना क्षेत्रफल है उतने क्षेत्रफल का वन कितना है, वन 6.15% वन है। बाकी के बचे हैं 94% क्षेत्र, तो वो भूमि है, मतलब सामान्य भूमि में है, खेती है या तो फिर शहर नगर जो भी है वो है, लेकिन 6.15% वन है। तो याद रखिएगा उत्तर प्रदेश का जितना कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल का 6.15% जंगल है। ये चीज़ याद रखिएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रदेश में झाड़ियाँ कितना है तो 563 वर्ग किलोमीटर उत्तर प्रदेश में झाड़ियाँ हैं। तो 563 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में प्रदेश में झाड़ियाँ फैली हुई हैं।
सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? ये दोनों तीनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने बोला कि चीज़ें महत्वपूर्ण मिलेंगी आपको, हर वीडियो में चीज़ें महत्वपूर्ण मिलेंगी। ऐसा है कि किसी वीडियो में अनुपातिक रूप से कम महत्वपूर्ण चीज़ें मिल सकती हैं, लेकिन महत्वपूर्ण तो सभी हैं। आपको एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावनाएं सभी पॉइंट से बने रहते हैं, कहीं से भी एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला कौन सा है? तो आपको याद रखना है सोनभद्र। सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का जिला सबसे अधिक वन वाला जिला है। तो अगर आपसे इस प्रकार से प्रश्न पूछे कि सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपको बताना है सोनभद्र जिला सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला है उत्तर प्रदेश में। तो इसमें अगर आपसे बात करें कि सोनभद्र में कितने प्रतिशत वन हैं, तो 36.79%। पूरे प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जितने वन हैं उतने वनों का 36.79%, यानी कि लगभग 37% वन कहाँ है? सोनभद्र में ही है। सोच लीजिए कि 36% वन सिर्फ सोनभद्र में है पूरे उत्तर प्रदेश के वनों का। वहीं न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले की बात करें, सबसे कम वन प्रतिशत कहाँ पर है? तो भदोही में। जितना पूरे उत्तर प्रदेश में वन है उसका 0.31% वन कहाँ पर है? भदोही में। तो सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही है और सबसे अधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र है। याद रखिएगा, सोनभद्र और भदोही, अधिक और कम। सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला जिला सोनभद्र, सबसे कम वन प्रतिशत वाला जिला भदोही। सोनभद्र में 36.79% वन है, भदोही में 0.31% वन है। बात करें सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में स्थित है। ये याद रखिएगा, अगर आपसे कभी ये सवाल पूछ ले उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम्स में कि सबसे पुराना वन्यजीव विहार कौन सा है, तो आपको टिक मार के आना है चंद्रप्रभा पे। अगर वन्यजीव विहारों की बात करें तो संख्या में 6 वन्यजीव विहार हैं। अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश में वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, तो आपको बताना है 6, मतलब 16 वन्यजीव विहार हैं। 16 याद रखिएगा। वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है? 16 है उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा। सबसे बड़ा वन्यजीव विहार कहाँ पर है? हस्तिनापुर मेरठ में है, सबसे बड़ा वन्यजीव विहार है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे बड़ा वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश का कौन सा है, तो आपको बताना है हस्तिनापुर मेरठ में सबसे बड़ा वन्यजीव विहार स्थित है। सबसे छोटा वन्यजीव विहार अगर आपसे पूछता है तो पटना वन्यजीव विहार, जो कि एटा में है। इस चीज़ को याद रखिएगा, पटना वन्यजीव विहार बिहार में नहीं, मतलब ये मत सोचिएगा कि कहाँ पटना में, ये एटा में स्थित है पटना वन्यजीव विहार। ये सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। प्रदेश का सबसे छोटा वन्यजीव विहार कौन सा है? पटना वन्यजीव विहार, जो कि एटा में है। और सबसे बड़ा वन्यजीव विहार हस्तिनापुर, जो कि मेरठ में स्थित है। ये चीज़ें स्पष्ट रखिएगा। पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में कितने हैं, ये भी याद रखिएगा। पक्षी वन्यजीव विहार उत्तर प्रदेश में 11 हैं। संख्या में कितने हैं? 11 हैं। तो अगर आपसे पूछ लेगा कि उत्तर प्रदेश में पक्षी वन्यजीव विहारों की संख्या कितनी है, तो आपको क्या बतानी है? 11 पक्षी वन्यजीव विहार हैं उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर है? तो लाख बहोसी पक्षी वन्यजीव विहार, जो कि कन्नौज में स्थित है। तो अगर इस तरह से भी आपसे पूछ सकता है कि लाख बहोसी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो आपको ऑप्शंस देगा, ऑप्शन कन्नौज रहेगा, तो आपको बताना है कन्नौज में स्थित है। तो इसके अलावा इस तरह से भी पूछ सकता है कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो आप लाख बहोसी वन्यजीव विहार कह सकते हैं। या तो इस तरह से पूछ ले कि सबसे बड़ा पक्षी वन्यजीव विहार कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताना है आपको? कन्नौज में बताना है। तो एक लाइन से प्रश्न किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपको उसके लिए तैयार रहना है। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ पे है? सबसे छोटा पक्षी विहार ये सेखा पक्षी विहार है, अलीगढ़ में स्थित है। तो दोनों याद रखिएगा कि सबसे बड़ा पक्षी विहार कौन सा है, तो लाख बहोसी। सबसे छोटा पक्षी विहार कौन सा है? सेखा पक्षी विहार, अलीगढ़ में स्थित है। बात करें हम लोग राष्ट्रीय उद्यान की, तो एक राष्ट्रीय उद्यान है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, उत्तर प्रदेश में स्थित है। ये खीरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? खीरी में। तो अगर आपसे पूछे कि जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो किस जिले में स्थित है, तो आपको क्या बताना है? खीरी जिले में स्थित है। अगर ये पूछे कि राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है उत्तर प्रदेश में, तो आपको बताना है 1 है। घड़ियाल अभयारण्य की बात करें तो चंबल नदी क्षेत्र पर इटावा और आगरा में ये घड़ियाल पक्षी अभयारण्य है। डाल्फिन सूचना केंद्र कहाँ पर है, इसको याद रखिएगा। डाल्फिन सूचना केंद्र चंबल नदी क्षेत्र इटावा आगरा में है। कहाँ पर? इटावा आगरा में डाल्फिन सूचना केंद्र, याद रखिएगा। एलिफेंट सफारी पार्क कहाँ पर है? राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य इटावा में एलिफेंट सफारी पार्क है।
तो अगर आपसे पूछ लीजिए कभी कि एलिफेंट सफारी पार्क कहाँ पर है, तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में इटावा में ये एलिफेंट सफारी पार्क है। लोयन सफारी पार्क अगर आपसे पूछे तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य इटावा में, वहीं पे एलिफेंट और लोयन सफारी पार्क दोनों वहीं पे हैं। एलिफेंट सफारी पार्क भी और लोयन सफारी पार्क भी इटावा में ही है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में स्थित है। आगे बात करें तो नाइट सफारी पार्क, ये भी महत्वपूर्ण है। ये भी क्या है, ये सारी चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। इन चीज़ों को मिलाने के लिए पूछे जा सकते हैं, मिलाने के लिए भी। उसके अलावा वन लाइनर जैसे कि नाइट सफारी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ सकता है, और मिलाने के लिए भी प्रश्न पूछ सकता है, सुमेलित करने के लिए। तो आप दोनों के लिए तैयार रहिए। सफारी या नाइट सफारी पार्क याद रखिए कि कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा में। ग्रेटर नोएडा में नाइट सफारी पार्क स्थित है। वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र अगर आपसे पूछे कि ये कहाँ पे है, तो लखनऊ एवं आगरा में वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र है। दो जगह याद रखिए। कहाँ पर वन्य जीव प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ एवं आगरा में। जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र एक है फरेंदा महाराजगंज में। कहाँ पर, फरेंदा, ये महाराजगंज याद रखिएगा, महाराजगंज में स्थित है जटायु संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। मयूर संरक्षण केंद्र कहाँ पर है, वृंदावन में। मयूर संरक्षण केंद्र अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है वृंदावन में स्थित है मयूर संरक्षण केंद्र। बाघों की संख्या पूछे अगर आपसे तो 173 बताना है 2018 के अनुसार, अभी अपडेट कर लीजिएगा एग्जाम में जाने से पहले। वाजिद अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। वाजिद अली राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है लखनऊ में स्थित है वाजिद अली राष्ट्रीय उद्यान। अब हम लोग बात करेंगे सांस्कृतिक संस्थानों की। उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख सांस्कृतिक संस्थानों की बात करेंगे और इसके स्थापना वर्ष की भी बात करेंगे, जो चीज़ें होंगी। अच्छा, इसके स्थापना वर्ष से भी सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं बार बार कह रहा हूँ, आप याद रखिएगा। सुमेलित करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न ज़्यादातर पूछे जाते हैं, जैसे राज्य ललित कला अकादमी, ये दे देगा। भारतेंदु नाट्य अकादमी, मतलब कुछ भी देगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग बात करें, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, तो दे देगा। इसको सुमेलित करना है 1962 से, 1975 से, 1969 से, 1911 से, तो इन चीज़ों को सुमेलित करने के लिए दे सकता है। या फिर क्योंकि ये सभी लखनऊ में स्थित हैं, जैसे ललित कला अकादमी कहाँ पर, लखनऊ में है। भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर, लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ में। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। ये सभी लखनऊ में स्थित है। तो 3-4 चीज़ें अगर लखनऊ में स्थित हैं तो एक ही राज्य में, एक ही जिले में स्थित हैं, तो इस तरह से पूछ सकता है कि ये जैसे लखनऊ में कौन सा स्थित नहीं है। जैसे लखनऊ के बारे में पूछ ले कि लखनऊ में इनमें से क्या लखनऊ में स्थित नहीं है, तो राज्य ललित कला अकादमी स्थित नहीं है, कि भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थित नहीं है, कि उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी स्थित नहीं है, कला एवं शिल्प महाविद्यालय स्थित नहीं है, कि भारत कला भवन स्थित नहीं है। तो आपको बताना है भारत कला भवन स्थित नहीं है लखनऊ में, क्योंकि ये वाराणसी में स्थित है। तो इस तरह की चीज़ें भी पूछ सकते हैं इन सब चीज़ों से, मतलब कि ऐसे एरिया से जो हम लोग आज लेकर आए हैं, इन सब जगहों से इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे जाते हैं। आप भी इन सब प्रश्नों से आपका भी सामना हुआ होगा, तो आप जानते होंगे कि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को हम लोगों ने इसलिए स्किप नहीं किया है। जो चीज़ें महत्वपूर्ण हैं तो हैं, जो चीज़ें हमें लेके चलना है, जो नहीं महत्वपूर्ण है उनको भी लेके चलना है, क्योंकि वो सब अन्य प्रश्नों को हल करने में सहायता प्रदान कर सकते हैं। तो अगर हम देखते हैं कि जो राज्य का ललित कला अकादमी कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश राज्य ललित कला अकादमी जो एकेडमी है वो स्थित कहाँ है, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है ये लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष के बारे में पूछे तो 1962 में इसका स्थापना हुआ था, ये आपको बताना है। इसके बाद अगर हम देखें तो भारतेंदु नाट्य अकादमी, भारतेंदु उत्तर प्रदेश में भारतीय नाट्य अकादमी कब स्थापित किया गया, तो क्या बताना है आपको, 1975 में भारतेंदु नाट्य अकादमी स्थापित किया गया था। तो इस प्रकार के अगर ऐसे भी वो जो 4 ऑप्शंस आते हैं वो एक वन लाइनर चीज़ें पूछते हैं, जैसे भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, और इसके अलावा और कोई भी दे दे तो आपको क्या बताना है, आपको लखनऊ बताना है। तो इस प्रकार के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
मिलान के लिए भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना कब हुई थी? इस प्रकार से 4 ऑप्शन देके 1962, 1975, 1969, 1911 में, तो आपको बताना है 1975 में। तो इस तरह के प्रश्न बनाए जाते हैं, तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर या तो फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। तो भारतेंदु नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। स्थापित कब किया गया? 1975 में। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है लखनऊ में स्थित है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। उत्तर प्रदेश संगीत नाट्य अकादमी ये कहाँ पर है? ये लखनऊ में स्थित है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रखिएगा कि स्थित कहाँ पर है और स्थापित किस वर्ष किया गया था। तो दोनों चीज़ें स्पष्ट रखिएगा ताकि मिलान के लिए या फिर वन लाइनर प्रश्न ऐसे पूछे जाएं या किसी भी तरह से प्रश्न पूछे जाएं तो आप याद रखिएगा। या तो फिर ऐसे देखिए, अगर आप याद करिए कि इस तरह के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसे कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1912 में हुआ था। तो कथन सही है कि गलत? 4 कथन देगा। तो 4 कथनों में से इस प्रकार के प्रश्न दे सकता है। कोई भरोसा नहीं है कि कला एवं शिल्प महाविद्यालय की स्थापना 1911 में हुई थी, और 3 कथन और देगा, उसमें से पूछेगा कि गलत कौन है, तो आपको बताना है ये वाला गलत है, क्योंकि 1912 में हुआ था, मतलब 1911 में हुआ था, 12 में नहीं हुआ था। तो किसी भी प्रकार से गलत सही करके प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते हैं, याद रखिएगा। वो नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों को, ठीक है। तो अब आगे अगर हम लोग बात करें तो कहाँ गया? हाँ, कला एवं शिल्प महाविद्यालय, वापस आ जाओ। कला एवं शिल्प महाविद्यालय कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। 1911 में इसकी स्थापना की गई थी। राष्ट्रीय कथक संस्थान ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ में स्थित है। 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी। तो दोनों याद रखिएगा, ये लखनऊ में स्थित है और 1988-89 में इसकी स्थापना की गई थी। भारतीय कला भवन की बात करें अगर हम लोग, भारतीय कला भवन कहाँ पर स्थित है? तो आपको बताना है वाराणसी में स्थित है। 1920 में इसकी स्थापना की गई थी। तो भारत कला भवन ये स्थापित कब किया गया था? तो आपको बताना है 1920 में। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इसकी स्थापना कहाँ पर की गई है, तो आपको बताना है वाराणसी में इसकी स्थापना की गई है। अगला जो है उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम, उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम कहाँ पर स्थापित है? लखनऊ में इसकी स्थापना की गई थी 1975 में। ये चीज़ याद रखिएगा। जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान ये चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। अन्य की अपेक्षा ये भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो जनजाति एवं लोक कला संस्कृति संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है, इसको याद रखिएगा। शास्त्रीय नृत्य एक है, ये कथक है। शास्त्रीय नृत्य मतलब कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? अगर आपसे पूछे कि उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो आपको क्या बताना है? कथक। कथक यहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिएगा। भारत खंडीय संस्कृत संस्थान ये 1966 में इसकी स्थापना की गई थी। प्रमुख पार्क और सिटी की बात करेंगे हम लोग। अब प्रमुख पार्क और सिटी कहाँ स्थापित है, इन सब चीज़ों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा। जो नॉलेज पार्क है, नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थित है। तो अगर आपसे पूछेगा कि नॉलेज पार्क कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा, गाज़ियाबाद, गोरखपुर, कानपुर, वाराणसी कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है ग्रेटर नोएडा में स्थित है नॉलेज पार्क, याद रखिएगा। साइंस पार्क कहाँ पर स्थित है, तो साइंस पार्क गाज़ियाबाद में स्थित है। साइंस पार्क कहाँ है? गाज़ियाबाद में। तो अगर आपसे पूछता है कि साइंस पार्क स्थित कहाँ पर है, तो आपको बताना है गाज़ियाबाद। द्वितीय साइंस पार्क, दूसरा साइंस पार्क जो है वो गोरखपुर में निर्माणाधीन है। तो अगर आपसे पूछे कि एक साइंस पार्क जो है गाज़ियाबाद में स्थित है और दूसरा साइंस पार्क निर्माणाधीन है, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो आपको बताना है गोरखपुर में ये बनाया जा रहा है। साइंस पार्क ये एक और है, संडीला हरदोई में स्थित है। डिफेंस पार्क की बात करें, ये महत्वपूर्ण हो सकता है, इसको याद रखिएगा। डिफेंस पार्क जो है वो कहाँ पर स्थित है? लखनऊ, कानपुर, झांसी। तो इस प्रकार से पूछ सकता है कि डिफेंस पार्क कहाँ पर स्थित नहीं है।
तो लखनऊ, कानपुर, झांसी, वाराणसी। तो आपको बताना है वाराणसी में स्थित नहीं है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, प्रयागराज, तो प्रयागराज में स्थित नहीं है। लखनऊ, कानपुर, झांसी, गोरखपुर, तो गोरखपुर में स्थित नहीं है। तो इस प्रकार के प्रश्न देकर ऑप्शन इस प्रकार से दे सकते हैं कि इनमें से कहाँ पर डिफेंस पार्क स्थित नहीं है। तो डिफेंस पार्क स्थित कहाँ पर है, याद रखिए लखनऊ, कानपुर और झांसी में डिफेंस पार्क स्थित है। लेदर पार्क की बात करें तो लेदर पार्क कहाँ स्थित है, कानपुर में। लेदर पार्क कहाँ पर स्थित है, कानपुर में स्थित है लेदर पार्क। टेक्सटाइल पार्क अगर आपसे पूछे तो कानपुर और वाराणसी 2 जगहों पर टेक्सटाइल पार्क स्थित है। टेक्सटाइल पार्क कहाँ पर स्थित है, कानपुर और वाराणसी में। एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर, एग्रो एक्सपो मार्ट सेंटर कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा में। तो इस प्रकार का अगर प्रश्न पूछे कि एग्रो एक्सपो मार्ट एंड सेंटर कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है ग्रेटर नोएडा में स्थित है। एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क, यानी कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन कृषि पार्क कहाँ पर स्थित है, तो लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर, तो ये कई जगह स्थित है। तो यहाँ से इस तरह से प्रश्न पूछ सकता है कि एग्रो प्रोसेसिंग जोन कहाँ पर स्थित नहीं है, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ या फिर गौतम बुद्ध नगर। तो आपको बताना है गौतम बुद्ध नगर में स्थित नहीं है। ठीक है, तो 3-4 चीज़ें, 3-4-5 जिले ऐसे हैं जैसे लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर, 4 जिलों में एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्थित है, यानी कृषि पार्क स्थित है। तो ये पूछ सकता है कि कहाँ पर स्थित नहीं है, इस प्रकार से भी पूछ सकता है और फिर इस प्रकार से भी पूछ सकता है कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो जैसे कूट दे दे, लखनऊ, वाराणसी, हापुड़, सहारनपुर दे देगा और फिर 1-2 ठो और उसमें से दे देगा, तो कूट करके दे देगा कि इसमें से 1, 2, 3, 4 ऐसे, तो आपको बताना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं, यहाँ से याद रखिएगा। तो एग्रो प्रोसेसिंग जोन यानी कृषि पार्क लखनऊ, वाराणसी, हापुड़ और सहारनपुर में स्थित है। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर है, ग्रेटर नोएडा, आगरा में। निर्यात ग्रेटर नोएडा और आगरा में स्थित है निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, याद रखिएगा। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ग्रेटर नोएडा और आगरा में ये स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी कहाँ पर स्थित है, ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है, अभी बन रहा है इलेक्ट्रॉनिक सिटी। एरोस्पेस पार्क कहाँ पर है, लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर में स्थित है एरोस्पेस पार्क। तो इस प्रकार के प्रश्नों को डील करने के लिए, इसको हैंडल करने के लिए, इसका सामना करने के लिए चीज़ें दिमाग में बैठाए रखिए कि एरोस्पेस पार्क जो है लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में स्थित है। एग्रो पार्क की बात करें तो वाराणसी एवं बाराबंकी में स्थित है। वाराणसी और बाराबंकी में एग्रो पार्क स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे अगर बात करें तो मेगा फूड पार्क ये महत्वपूर्ण है, ये क्या है, इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इसको याद रखिएगा। ये बहेड़ी और बरेली में स्थित है, बरेली में स्थित है मेगा फूड पार्क। परफ्यूम पार्क कहाँ पर स्थित है, कन्नौज में परफ्यूम पार्क स्थित है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पर स्थित है, तो ये बंथर, उन्नाव में स्थित है लेदर टेक्नोलॉजी पार्क, तो ये चीज़ याद रखिएगा। थीम पार्क कहाँ पर स्थित है, थीम पार्क याद रखिएगा। थीम पार्क अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है, तो सारनाथ, वाराणसी में थीम पार्क स्थित है। प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क, ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा कि प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है प्रथम जैव प्रौद्योगिकी पार्क। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा, प्रथम जैव औद्योगिकी पार्क। उत्तर प्रदेश में प्रथम जैव औद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, कानपुर में, कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है लखनऊ में। द्वितीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क अगर बात करें, द्वितीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क तो ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है। तो ये अगर आपसे पूछे कि द्वितीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क उत्तर प्रदेश में कहाँ पर बन रहा है, उत्तर प्रदेश में द्वितीय जैव प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर बनाए जा रहे हैं, तो आपको क्या बताना है, ग्रेटर नोएडा में निर्माणाधीन है, ये ग्रेटर नोएडा में बनाए जा रहे हैं। आगे अगर बात करें तो प्रथम हाईटेक टाउन ये निजी क्षेत्र द्वारा सुशांत सेल्फ और लखनऊ में है, सुशांत गोल्फ लखनऊ में है। प्रथम हाईटेक टाउन ये प्रथम निजी क्षेत्र द्वारा स्थापित किया गया है। तो प्रथम हाईटेक टाउन कहाँ पर है, सुशांत गोल्फ लखनऊ में स्थित है, ये याद रखना। थीम पार्क पर्यटन ये है आगरा में।
ट्रोनिका सिटी कहाँ पर है? गाज़ियाबाद। ट्रोनिका सिटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। ट्रोनिका सिटी है कहाँ पर? गाज़ियाबाद। गाज़ियाबाद में ट्रोनिका सिटी स्थापित है, याद रखिएगा। गाज़ियाबाद में स्थित है क्या? ट्रोनिका सिटी। ट्रॉय सिटी कहाँ पर है? ये तीनों महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, बाकी सभी भी इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिएगा, सब परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ट्रॉय सिटी कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। वेब सिटी कहाँ है? गाज़ियाबाद में। इन चीज़ों को याद रखिएगा। सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा में। तो अगर आपसे पूछता है कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहाँ पर स्थित है, ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थित कहाँ है उत्तर प्रदेश में, तो आपको क्या बताना है? ग्रेटर नोएडा आपको टिक मार के चले आना है। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक, ये क्या है? ये महत्वपूर्ण है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। देश का प्रथम वाईफाई स्मारक, देश का प्रथम वाईफाई स्मारक ताजमहल। तो अगर आपसे पूछे कि देश का प्रथम वाईफाई स्मारक कौन सा है, तो ताजमहल का आपको टिक मारना है। 10 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्मों का फॉसिल्स पार्क, ये सलखन, ये सोनभद्र में स्थित है, ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि 10 करोड़ वर्ष पूर्व जीवाश्मों का फॉसिल्स पार्क कहाँ पर है? ये सोनभद्र में स्थित है। 10 करोड़ वर्ष पूर्व के जीवाश्मों का फॉसिल्स पार्क, याद रखिएगा, बहुत लंबा टाइम पीरियड है, 10 करोड़ वर्ष। इसके यहाँ से जो इतने वर्ष पुराने जो जीवाश्म हैं, उनका फॉसिल्स पार्क जो स्थित है वो सोनभद्र में है। अवध शिल्प ग्राम मेगा शिल्प हॉट, ये शहीद पथ लखनऊ में स्थित है। निकिडा NIKIDA निकिडा सिटी क्षेत्र, ये महत्वपूर्ण है, कानपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। कानपुर और उन्नाव के बीच में स्थित है। तो निकिडा सिटी क्षेत्र किन 2 जिलों के बीच में स्थित है? कानपुर उन्नाव, इलाहाबाद वाराणसी, मिर्ज़ापुर वाराणसी। तो कानपुर और उन्नाव के बीच में आपको ढूंढना है और उसी को टिक मारना है कि निकिडा सिटी क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ट्रांस गंगा सिटी कहाँ पर है? उन्नाव में। याद रखिएगा, ट्रांस गंगा सिटी उन्नाव में है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा। आगे बात करें तो ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अच्छा, दिल्ली सिग्नेचर सिटी है, तो दिल्ली के आसपास के क्षेत्र जैसे गाज़ियाबाद जो है यहाँ पर स्थित है। ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी, अगर आपसे पूछिए कि ट्रांस दिल्ली सिग्नेचर सिटी कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताना है? गाज़ियाबाद। सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर है चलाया जा रहा है? सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ कहाँ चल रहा है? तो आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद, इन तीनों जिलों को याद रखिएगा। तो सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर नहीं है, ये पूछ सकता है आपसे। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, गाज़ियाबाद, तो आपको बताना है गाज़ियाबाद में नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, वाराणसी, तो आपको बताना है वाराणसी में नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, कानपुर, तो आपको बताना है कानपुर में नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, औरैया, तो औरैया बताना है नहीं है। आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ, तो लखनऊ में नहीं है। तो किसी भी प्रकार से इस प्रकार के प्रश्न पूछ सकता है, इन सब चीज़ों के लिए आप तैयार रहिए। तो सोलर सिटी कार्यक्रम कहाँ पर स्थित है? आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद। साइबर सिटी की बात करें, साइबर सिटी कहाँ है? साइबर सिटी कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में साइबर सिटी कानपुर में स्थित है, इस चीज़ को याद रखिएगा। आगे बात करें तो प्लास्टिक सिटी जो है, प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में स्थित है। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में स्थित है। क्षेत्रीय साइंस सिटी कहाँ पर है? ये लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में स्थित है। सोलर सिटी की बात करें, सोलर सिटी आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, ये देखिए सोलर सिटी कार्यक्रम यहीं पे चलाया जा रहा है। तो सोलर सिटी भी स्थित है आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद, ये वाला देखिए मिलाइए, ये मिल रहा है ना। सोलर सिटी कार्यक्रम चलाया जा रहा है आगरा, प्रयागराज, मुरादाबाद में, तो सोलर सिटी भी होगा आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। रक्षा प्रौद्योगिकी गलियारा कहाँ कहाँ पर है? तो लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी, चित्रकूट। तो याद रखिएगा, एक चीज़ अगर कहीं कई जगह स्थित है तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कहाँ पर स्थित नहीं है, तो इस चीज़ के लिए तैयार रहा करिए। रक्षा औद्योगिक गलियारा कहाँ कहाँ पर है? लखनऊ में है, कानपुर में है, आगरा में है, अलीगढ़ में है, झांसी में है, चित्रकूट में है। ठीक है। महत्वपूर्ण शहरों में से अगर बात करें तो जैसे प्रयागराज में नहीं है। महत्वपूर्ण शहरों में बात करें तो यहाँ पे वाराणसी में नहीं है, मुरादाबाद में नहीं है, आगरा में तो है, अलीगढ़ में, झांसी में है। तो इन सब शहरों में है। तो कुछ और महत्वपूर्ण शहर एक ठो दे देगा तो उसमें से पूछ लेगा कि इसमें से कहाँ पर स्थित नहीं है रक्षा औद्योगिक गलियारा।
तो चीज़ें याद रखिएगा, ये सब महत्वपूर्ण हैं। कांसीराम स्मारक स्थल कहाँ पर है? लखनऊ में। कांसीराम स्मारक स्थल आपको बताना है लखनऊ में। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है, बन सकता है किसी भी तरह से। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। डॉक्टर भीमराव बहुजन नायक पार्क ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में। बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन, बुद्ध विहार शांति व स्मृति उपवन कहाँ है? बिजनौर रोड, लखनऊ में स्थित है। वैदिक साइंस सेंटर ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। वैदिक साइंस सेंटर कहाँ पर बनाया जा रहा है? बीएचयू में है। बीएचयू कहाँ पे है? वाराणसी में। तो बीएचयू में बनाया जा रहा है वैदिक साइंस सेंटर, तो इस चीज़ को महत्वपूर्ण सूची में रखिएगा कि ये बीएचयू में वैदिक साइंस सेंटर बनाया जा रहा है। बीएचयू में वैदिक साइंस सेंटर बनाया जा रहा है, ये बीएचयू वाराणसी में स्थित है। आचार्य नरेंद्र देव स्मृति पार्क कहाँ है? सीतापुर में है। लोहिया पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पर स्थित है? ये लखनऊ में स्थित है। कैलाश मानसरोवर भवन ये याद रखिएगा गाजियाबाद में बन रहा है। ये महत्वपूर्ण सूची में इसको भी डाल लीजिए कि कैलाश मानसरोवर भवन कहाँ पर स्थित है। कैलाश मानसरोवर भवन स्थित कहाँ पर है? अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है गाजियाबाद में निर्माणाधीन है, गाजियाबाद में बन रहा है। प्रथम डीएनए बैंक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, लखनऊ में है। तो प्रथम डीएनए बैंक आपसे अगर पूछे तो आपको बताना है ये लखनऊ में स्थित है। ठीक है, प्रथम डीएनए बैंक ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको स्किप मत करिएगा, याद करके चलिएगा। प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में स्थित है। एक बार और पढ़ लीजिए ताकि याद रहे। प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में स्थित है। वन्य जीवों का डीएनए बैंक कहाँ पर है? बरेली में। तो प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में, वन्य जीवों का डीएनए बैंक बरेली में स्थित है। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। ये सभी चीज़ महत्वपूर्ण है, अगर इनमें से छोड़ना है तो कुछ मत छोड़िए, सब महत्वपूर्ण है, सबको याद करके चलिए। राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय आगरा में है। वन्य जीवों का डीएनए बैंक बरेली में है। प्रथम डीएनए बैंक लखनऊ में है। कैलाश मानसरोवर भवन गाजियाबाद में बन रहा है। जनेश्वर मिश्र पार्क कहाँ पर है? लखनऊ में। लोहिया पार्क कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। ये चीज़ें स्पष्ट रखिए। देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्थान, अब हम लोग अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। तो देश के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का स्थान कौन सा है? दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है महाराष्ट्र के बाद। पहली सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत की वो महाराष्ट्र है, और महाराष्ट्र के बाद दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन है? उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य है भारत में। ये प्रचलित मूल्य पर ये इसको क्या करिए? स्किप करिए। भारत की जीडीपी में ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 2019-20 के अनुसार, और परीक्षा देने अगर जिस दिन जा रहे हैं उससे 2-4 दिन पहले और क्या करिए? अपडेट कर लीजिए। बाकी हम लोग जब करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसको ये सब चीज़ें अपडेट करके चलेंगे, करंट अफेयर में अपडेट करते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर याद रखिए कि लगभग 8.8% योगदान है। भारत की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का योगदान 8.8% योगदान है, याद रखिएगा, बड़ा योगदान है। दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है उत्तर प्रदेश। ये दोनों क्या करिए? स्किप करके चलिए, ये दोनों महत्वपूर्ण नहीं है, मतलब ये कट का निशान है, महत्वपूर्ण वाला नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। डाटा इस तरह की याद करने, भारी भरकम डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है। स्थिर मूल्य पर जीडीपी में वृद्धि कितना हुआ? स्थिर मूल्य पर जीएसडीपी में वृद्धि 4.4%। प्रचलित मूल्यों पर जीएसडीपी में वृद्धि कितना हुआ है? 14.2% हुआ है। स्थिर मूल्य पर प्रति व्यक्ति आय कितना है? 44,618, और प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति आय है 65,704। इसको याद रखिए। अर्थव्यवस्था के बारे में और जो पॉइंट है वो है कि ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये वाला पॉइंट महत्वपूर्ण है। इसको क्या करिए? इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट में रखिए, याद रखिएगा कि राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान, और राज्य की अर्थव्यवस्था में विभिन्न क्षेत्रों का योगदान अभी हम लोग करंट अफेयर पढ़ेंगे तो इसको अपडेट कर लेंगे वहाँ पे। ठीक है, वहाँ पे अपडेट हो जाएगा ये। तो प्राथमिक क्षेत्र में जो योगदान है, प्राथमिक क्षेत्र जैसा कि आप जानते हैं कृषि से रिलेटेड क्षेत्र होता है प्राथमिक क्षेत्र, उत्पादन से संबंधित होता है द्वितीय क्षेत्र, और सेवा से संबंधित होता है
तृतीयक क्षेत्र। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 24.1% है। वहीं द्वितीयक क्षेत्र का योगदान 27.0% है और तृतीयक क्षेत्र का योगदान 48.9%। मतलब सीधे सीधे मान लीजिए कि लगभग 50%, आधा के आधा योगदान जो है, 50% योगदान तृतीयक क्षेत्र का, यानी कि इसको सेवा क्षेत्र के भी नाम से जानते हैं। तो सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक से अधिक है। तो कथन दे सकता है गलत सही करने के लिए, कोई सर्वाधिक योगदान उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान तृतीयक क्षेत्र का है। सही बात है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में योगदान के रूप में दूसरे स्थान पे द्वितीयक क्षेत्र है। गलत है, हाँ सही है, 48 है, फिर 27 है, द्वितीयक क्षेत्र सही है। लास्ट में है प्राथमिक क्षेत्र, कृषि का योगदान बहुत कम है। तो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, ये लाइन सही है। अगर पूछ देगा दूसरे स्थान पे है तो गलत दीजिएगा, सर्वाधिक है तो भी गलत बताइएगा। प्राथमिक क्षेत्र का योगदान सबसे कम है, उससे थोड़ा सा अधिक द्वितीय क्षेत्र का है और उससे अधिक क्या है, तृतीय क्षेत्र का है। क्रम मिलाने के लिए भी दे सकता है। तो प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय क्षेत्र ये क्रम से है यहाँ पे। अब बाकी चीज़ें हम लोग अपडेट करते चलेंगे, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक ये छोड़ दीजिए, थोक मूल्य सूचकांक ये सब छोड़ दीजिए, गलत है, मतलब इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा हाँ, यहाँ पे याद रखिएगा दो चीज़ें कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या कितनी है, 29.43%। तेंदुलकर कमेटी के अनुसार, तेंदुलकर कमेटी ने ये कहा है कि भारत में गरीबी रेखा से जीवन यापन कर रही जनसंख्या जो है वो भारत की जनसंख्या का 29.43% जनसंख्या है। 29.43% जनसंख्या क्या कर रही है, गरीबी रेखा से नीचे का जीवन यापन कर रही है। ये तेंदुलकर कमेटी की सिफारिश के अनुसार ऐसा बताया गया है। मतलब तेंदुलकर कमेटी ने इस चीज़ को प्रस्तुत किया है कि भारत में गरीबी इस रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही जनसंख्या जो है वो 29.43% है। बात करें कि चीनी उत्पादन में भारत के राज्यों में स्थान कौन सा है, प्रथम। चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश जो है पहले स्थान पे है। चीनी उत्पादन में भारत में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पे कर्नाटक है। तीनों को याद रखिएगा, तीनों को याद रखिएगा। पहले स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र, तीसरे स्थान पे कर्नाटक। किस क्षेत्र में, चीनी उत्पादन में। आप देखेंगे कि गन्ना उत्पादन में भी इसी प्रकार से तीनों रहते हैं। अगर बात करें गन्ना उत्पादन की, तो गन्ना उत्पादन में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान कर्नाटक का है। शीर्ष गन्ना उत्पादन जिला, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक गन्ना उत्पादन वाले जिले, ये उत्तर प्रदेश एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये हो सकता है उत्तर प्रदेश परीक्षाओं में पूछे जाने के लिए। तो शीर्ष गन्ना उत्पादन जिला कौन सा है, शामली है। सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में शामली जिले में, याद रखिएगा। शामली जिले में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन होता है उत्तर प्रदेश में। दूसरे स्थान पे मेरठ है और तीसरे स्थान पे मुजफ्फरनगर है। इन तीनों को याद रखिएगा। क्रम से पूछ सकता है, पहले, दूसरे, तीसरे के रूप में। तो द्वितीय, पहले पे उत्तर प्रदेश मतलब शामली, दूसरे पे मेरठ और तीसरे पे मुजफ्फरनगर है। तो शामली, मेरठ और मुजफ्फरनगर याद रखिएगा शीर्ष गन्ना उत्पादक जिला है। गेहूं उत्पादन में देश में राज्यों का स्थान कौन सा है, प्रथम। देश के राज्यों में स्थान जो है प्रथम है। तो उत्तर प्रदेश गेहूं उत्पादन में भी पहला स्थान रखता है, दूसरा पंजाब का है और तीसरा मध्य प्रदेश का है। तो गेहूं उत्पादन में पंजाब और उत्तर प्रदेश में टाई अप हो सकता है। चीज़ें स्पष्ट कर लेंगे हम लोग, अभी क्या करेंगे, अपडेट कर लेंगे इन चीज़ों को। तो गेहूँ उत्पादन में देश के राज्यों में स्थान जो है उत्तर प्रदेश का पहला है, दूसरा पंजाब और तीसरा मध्य प्रदेश। चावल उत्पादन में दूसरा स्थान है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान है। पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल है और तीसरे स्थान पे ये पंजाब। तो पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे पंजाब है, ये चावल उत्पादन के दृष्टिकोण से। तो इस चीज़ को भी, ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कुल खाद्यान्न उत्पादन में देश में राज्यों के स्थान, जो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का है। खाद्यान्न उत्पादन की बात करें तो सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, दूसरे स्थान पे मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पे पंजाब। तो इन तीनों को याद रखिएगा। सब्जी उत्पादन में देश के राज्यों में स्थान दूसरा है। सब्जी उत्पादन में दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश है। दूसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश सब्जी उत्पादन के दृष्टिकोण से, पहले स्थान पे पश्चिम बंगाल और तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। तो पश्चिम बंगाल
और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। क्या है? पश्चिम बंगाल है पहले स्थान पे। दूसरे स्थान पे कौन सा है? दूसरे स्थान पे यूपी है। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे एमपी है। तो इस प्रकार से सब्जी उत्पादन के दृष्टिकोण से हैं। फल उत्पादन में कौन सा स्थान है? फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। फल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है, इस चीज़ को याद रखिएगा। ठीक है, फल उत्पादन में तीसरा स्थान, प्रथम आंध्र प्रदेश। पहले स्थान पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। दूसरे स्थान पे कौन है? दूसरे स्थान पे है महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है। और तीसरे स्थान पे कौन सा है? तीसरे स्थान पे हमारा यूपी है। तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और यूपी इस तरह से क्रमशः हैं किसमें? फल उत्पादन में स्थान रखने वाले। दलहन उत्पादन में कौन सा स्थान है? दलहन उत्पादन में अगर बात करें, दलहन उत्पादन में तो तीसरा स्थान है। दलहन उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे मध्य प्रदेश है, दूसरे पे राजस्थान और तीसरे पे उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। तो ये चीज़ स्पष्ट रखिएगा, सभी के सभी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। बात करेंगे कुल विद्युत उत्पादन, इतना बड़ा डाटा है फिर भी 2620 करोड़ की वाट ये है। ये छोड़िए, प्रति व्यक्ति विद्युत उत्पादन, ये किलोग्राम वाट, ये छोड़िए। कुल विद्युत उपभोक्ता करोड़ किलो वाट घन सेंटीमीटर। प्रति व्यक्ति विद्युत उपभोक्ता 401 किलोवाट, ये छोड़िए। प्रदेश में पर्यटकों की संख्या 2020 के अनुसार इतना, ये वाला पूरा का पूरा क्या करिए, पूरा का पूरा पेज स्किप कर दीजिए। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं है। प्रमुख शोध संस्थानों की अगर हम लोग बात करें, तो प्रमुख शोध संस्थानों की बात करें तो भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान, इधर से प्रश्न आपको मिल सकते हैं, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था में अभी हम लोग आएंगे तो विस्तार से पढ़ेंगे, आप उसके लिए तनाव मत लीजिए। अर्थव्यवस्था में आएंगे तो विस्तार से चीज़ें आएंगी, विद्युत उत्पादन और बाकी सारी चीज़ें। जैसे कि उत्तर प्रदेश में प्रमुख जो वो होता है विद्युत उत्पादन क्षेत्र होता है, और जो संयंत्र लगाए जाते हैं नदियों पे, बांधों पे जो संयंत्र लगाए जाते हैं उसके बारे में भी बात होगी। कौन कौन से संयंत्र कितना मेगावाट विद्युत उत्पादन करता है, कितना मेगावाट कहाँ पे जाता है, तो ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बात करने वाले हैं अर्थव्यवस्था में। तो उसके लिए आप तनाव मत लीजिए, अभी तो संक्षिप्त अवलोकन चल रहा है, फिर भी इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें आ रही हैं, इन चीज़ों को स्किप नहीं करेंगे। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में। तो इस प्रकार से हम कहते हैं कि प्रश्न पूछ सकता है कि इनमें से लखनऊ में कौन सा स्थित नहीं है, तो चीज़ें आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कानपुर में है, इस चीज़ को याद रखिएगा। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो बॉटनी ये कहाँ पर है? लखनऊ में। तो ये सभी के सभी महत्वपूर्ण हैं, एक बार और हम लोग रिवीजन कर लें इस पेज का, ताकि चीज़ें दिमाग में बैठी रहें काफ़ी दिनों तक। भारतीय विश्व अनुसंधान संस्थान अगर आपसे तो पूछे तो आपको क्या बताना है? लखनऊ में स्थित है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान तो आपको लखनऊ में बताना है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान ये और की अपेक्षा महत्वपूर्ण है ज़्यादा, कानपुर में स्थित है। बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबोटनी कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ये भी महत्वपूर्ण है, ये इज्जत नगर में स्थित है। कहाँ पर? इज्जत नगर में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर या केंद्र कहाँ पर है? झांसी में। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान स्थित है लखनऊ में। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इज्जत नगर में स्थित है। इज्जत नगर में स्थित है केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है? तो कानपुर में, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान अगर आपसे पूछिए कहाँ पर स्थित है, तो क्या बताना है आपको? बताना है कानपुर में स्थित है।
इसके अलावा इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो है वाराणसी में है, याद रखिएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च सेंटर जो है ये वाराणसी में स्थित है। न्यायिक प्राधिकरण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में है। भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, आप याद रखिएगा। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, अगर आपसे पूछे तो आपको बताना है झांसी में स्थित है भारतीय चारा अनुसंधान संस्थान। राष्ट्रीय सांस्कृतिक आपदा संरक्षण अनुसंधान संस्थान लखनऊ में, याद रखिए। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, ये मथुरा में है। मथुरा में केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान है, ये याद रखिएगा। तो अगर आपसे पूछे कि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मथुरा में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान प्रयागराज में स्थित है। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट सहारनपुर में स्थित है। भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान भदोही में स्थित है, ये भी चीज़ महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये नोएडा में है। तो ये सभी चीज़ें मिलाने के लिए पूछी जा सकती हैं। मिलाने के अलावा कथन के रूप में, कूट के रूप में, किसी भी प्रकार से ये सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे अगर हम लोग बात करें तो प्रमुख पत्र पत्रिकाओं की बात करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो खबरनामा ये मासिक पत्रिका थी, उसके बाद अकादमी ये त्रैमासिक पत्रिका थी। इसका प्रकाशन संस्थान उत्तर प्रदेश उर्दू संस्थान द्वारा इन दोनों का प्रकाशन होता था। राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका उत्तर प्रदेश से, ये राज्य सूचना विभाग की साहित्यिक पत्रिका जो है वो उत्तर प्रदेश की ये मासिक पत्रिका है। राज्य सूचना विभाग की विकास परक उत्तर प्रदेश संदेश मासिक पत्रिका है। राज्य सूचना विभाग की विकास परक पत्रिका जो है वो उत्तर प्रदेश संदेश नाम है उसका, ये मासिक पत्रिका है। राज्य सूचना विभाग की उर्दू अरब पत्रिका कौन सा है, नया दौर, ये मासिक पत्रिका है। अगर आपसे पूछे कि राज्य का सूचना विभाग की उर्दू अदब पत्रिका, अरब नहीं अदब पत्रिका कौन सा है, तो आपको बताना है नया दौर, ये मासिक पत्रिका है, इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित धार्मिक पत्रिका ये कौन सी है, कल्याण 1926 में प्रकाशित की गई। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1967 से प्रकाशित है। संपादक इसके कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इसको याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका 1967 से प्रकाशित है। अगर आपसे पूछे कि कवि वचन सुधा मासिक पत्रिका कब से प्रकाशित हो रही है, तो 1967 आपको बताना है। इसके अलावा अगर उसकी पूछे कि इसके संपादक कौन है, तो बताना है भारतेंदु हरिश्चंद्र। बालवाड़ी व साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था कौन सी है, जो बालवाड़ी व साहित्य भारती की प्रकाशन संस्था कौन सी, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान इसका प्रकाशन करती है। किसका, बालवाड़ी व साहित्य भारती, इसका प्रकाशन उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान करता है। अकबर का मकबरा ये प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल की बात करेंगे हम लोग, यहाँ से भी रिलेटेड कर सकते हैं, मतलब कि सुमेलित करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं। इसके बाद का जो हमारा वीडियो है वो कॉन्सेप्ट, ये सभी क्या करने याद करने वाली चीज़ है, कॉन्सेप्चुअली हैं, मतलब फैक्ट बेस है, ये सभी क्या हैं, फैक्ट बेस चीज़ें हैं। तो ये सभी फैक्चुअल हैं ना, ये फैक्ट हैं, इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। ये सब फैक्ट्स अभी बाद में आएंगे, अभी हम लोगों को मिलेंगे ये सभी फैक्ट्स। जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी, अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, भूगोल पढ़ेंगे, तो सारी चीज़ें हम लोगों के सामने आएंगी, तो हमें पता चलेगा कि हाँ हमने अभी देखा हुआ है। जैसे कोई मूवी होता है, उसके इस प्रारंभ में कोई एक गाना चलता है, वो गाना बीच बीच में चलता रहता है, तो उसी तरह से ये उस मूवी का प्रारंभिक वाला गाना है, बीच बीच में ये गाना बजेगा अभी, तो याद रखिएगा कि मूवी चल रही है। तो अकबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है, आगरा में स्थित है, याद रखिए। तो एतमाद उद दौला अकबरा, एतमाद उद दौला क्या है, एतमाद उद दौला मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो आगरा में स्थित है। अगर आपसे पूछे कि एतमाद उद दौला मकबरा कहाँ पर है, तो आपको क्या बताना है, आगरा में बताना है। लाल किला स्पष्ट है, सब जानते हैं आगरा में। सिया संत नूरुल्लाह कांजी मजार
ये कहाँ पर स्थित है? ये आगरा में स्थित है। सिया संत नूरुल्लाह काजी मज़ार अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताना है? आगरा में आपको बताना है। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। बीरबल महल कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में, ये दोनों स्थित है, तो इनको याद रखिएगा। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में सलीम चिश्ती का मकबरा स्थित है। तो ये सारी चीज़ें फैक्ट जो पूछे जाते हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। बाकी के जैसे यूपी पीसीएस के अलावा जैसे यूपीपी उत्तर प्रदेश पुलिस उत्तर प्रदेश में आयोजित होने वाले यूपी ट्रिपल एससी मतलब यूपी ट्रिपल एससी परीक्षा जो होती है वो, और जो एसएससी सीजीएल एमटीएस वगैरह परीक्षाएं होती हैं उन सब चीज़ों में वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये सभी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूछे जाते रहे हैं। चीज़ें स्पष्ट रखिएगा अपने सामने। इसके बाद अगर आप बात करें तो जोधाबाई महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई महल स्थित है। अगर आपसे पूछे कि मरियम महल कहाँ पर स्थित है तो फतेहपुर सीकरी, ये मरियम महल और जोधाबाई महल दोनों स्थित हैं। अटाला मस्जिद की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताना है? जौनपुर में स्थित है अटाला मस्जिद। साहन जफ इमामबाड़ा कहाँ पर है? स्थित लखनऊ में स्थित है, याद रखिएगा। रूमी दरवाज़ा अगर आपसे पूछे कि रूमी दरवाज़ा कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। मोती महल अगर आपसे पूछता है कि मोती महल कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताना है? लखनऊ में स्थित है मोती महल। तो चीज़ें इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये सब चीज़ों से सुमेलित करने के लिए और बाकी तरह से परीक्षाओं में सवाल पूछे जाते हैं। बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो लखनऊ में। अगर आपसे पूछता है कि बेगम हजरत महल पार्क कहाँ पर स्थित है तो आपको क्या बताना है? लखनऊ में स्थित है बेगम हजरत महल पार्क। काकोरी शहीद स्थल कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। आनंद भवन कहाँ पर है? प्रयागराज में। अल्फ्रेड पार्क प्रयागराज में। स्वराज भवन प्रयागराज में। अकबर का किला प्रयागराज में। तो हमने अभी बताया कि जो कई जगह पर स्थित हैं, जैसे कि कई जगह एक साथ हैं, तो इसमें से प्रयागराज में कौन सा स्थित नहीं है? प्रयागराज में कौन सा भवन स्थित नहीं है? आनंद भवन स्थित नहीं है, कि अल्फ्रेड पार्क स्थित नहीं है, कि स्वराज भवन स्थित नहीं है, कि अकबर का किला स्थित नहीं है, कि काकोरी शहीद स्थल नहीं है? तो काकोरी शहीद स्थल नहीं है क्योंकि ये लखनऊ में है। बाकी इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, आप याद रखिएगा कि प्रयागराज में कौन सा स्थल स्थित नहीं है, कौन सा प्रमुख ऐतिहासिक पर्यटन स्थल प्रयागराज में नहीं है। इस प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं। अक्षयवट या भारद्वाज आश्रम कहाँ पर है? प्रयागराज में। श्रृंगवेरपुर दुर्गावास आश्रम कहाँ पर है? ये श्रृंगवेरपुर दुर्गावास आश्रम कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। आगे जो है ये लाक्षागृह प्रतिष्ठानपुरी कहाँ पर है? ये प्रयागराज में है। भारत माता मंदिर ये महत्वपूर्ण है, वाराणसी में है, याद रखिएगा। विश्वनाथ मंदिर और संकट मोचन मंदिर ये दोनों भी वाराणसी में स्थित हैं। ज्ञानवापी हाल ही में क्या था, खबरों में रहा, ये वाराणसी में स्थित है, इसको याद रखिएगा। रामनगर किला वाराणसी में ही है, इसको भी याद रखिएगा। वाराणसी अभी खबरों में रहा है कुछ एक साल पहले, तो याद रखिएगा कि इससे सवाल पूछे जा सकते हैं कि वाराणसी में मान लीजिए कि विश्वनाथ मंदिर, ये जो ज्ञानवापी मंदिर था ये चर्चा में था, तो इसके बारे में भले न पूछे कहाँ स्थित है, क्योंकि चर्चा में था तो सभी जानते हैं कहाँ पर स्थित है। लेकिन वाराणसी में अन्य जो स्थल हैं स्थित, उनसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो रामनगर किला वाराणसी में है। इसके अलावा विश्वनाथ मंदिर, संकट मोचन मंदिर वाराणसी में है। इसके बाद धर्मराज का इस धमेक स्तूप कहाँ पर है? वाराणसी सारनाथ में स्थित है। चौखंडी स्तूप वाराणसी सारनाथ में स्थित है, ये सभी सारनाथ में स्थित हैं। इसके अलावा अशोक स्तंभ या धर्मचक्र विहार सारनाथ में स्थित है। बहू बेगम मकबरा याद रखिएगा, ये अयोध्या में स्थित है। बहू बेगम मकबरा अगर आपसे पूछे कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है अयोध्या में स्थित है। गुलाब बाड़ी अगर आपसे पूछे तो अयोध्या बताना है। राम जन्मभूमि ये तो सभी जानते हैं, ये पूछेगा नहीं। हनुमानगढ़ी पूछ सकता है कहाँ पर स्थित है, ये अयोध्या में है। राम जन्मभूमि अयोध्या में है, ये भी याद रखने वाली चीज़ है, मतलब याद तो है ही पहले से। राधा कुंड, मानसी गंगा कुंड, राधा कुंड और या तो फिर मानसी गंगा कुंड कहाँ पर स्थित है? मथुरा में। चुनार किला, विंध्यवासिनी मंदिर मिर्ज़ापुर में स्थित है, ये याद रखिएगा। जो मैं यहाँ से वीडियो बना के अपलोड कर रहा हूँ ये मैं यहीं का हूँ, मिर्ज़ापुर से ही रिलेटेड हूँ। विंध्यवासिनी मंदिर से 9 किलोमीटर दूर है मिर्ज़ापुर, यहीं पे मेरा घर है। यहाँ से मान लीजिए कि विंध्यवासिनी मंदिर से 9 किलोमीटर दूर पे रहता हूँ मिर्ज़ापुर शहर में, तो यहीं पे
यहाँ से चुनार 30 किलोमीटर दूर है, यहीं से मैं रिलेटेड हूँ। तो चुनार किला विंध्यवासिनी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मिर्ज़ापुर में, तो याद रखिएगा। पारिजात वृक्ष कहाँ है? बाराबंकी में। गीता प्रेस, गीता वाटिका गोरखपुर में है। गोरखनाथ मंदिर कहाँ पर है? गोरखपुर में है। चौरी चौरा शहीद स्थल गोरखपुर में है। बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल ये कुशीनगर में है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे पूछ सकता है, लेकिन कुशीनगर अब सभी जानते हैं, कुशीनगर लगा देंगे सब। शायद सारनाथ वगैरह ऑप्शन में आ जाए तो कोई सारनाथ भी लगा दें। तो बौद्ध महापरिनिर्वाण स्थल कुशीनगर में है, याद रखिए। दशावतार मंदिर कहाँ पर है? ये ललितपुर में है, ये भी महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा, दशावतार मंदिर। स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रखिएगा। ये सौदपुर गाजीपुर में स्थित है स्तंभ, ये स्कंदगुप्त का भीतरी अभिलेख। भृगु मुनि आश्रम बलिया में स्थित है। 52 इमली शहीद स्थल कहाँ पर है? फतेहपुर में। अहिक्षत्र पार्श्वनाथ जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है? बरेली में। सहेट महेट ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। सहेत महेत या सहेट महेट जितवन महाविहार ये श्रावस्ती में स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, ये बुद्ध से रिलेटेड प्रश्न है, श्रावस्ती में स्थित है। बीरबल जन्मस्थली या रंगमहल कहाँ पर स्थित है? जालौन में स्थित है। एक घोषिताराम विहार कहाँ पर स्थित है? कौशाम्बी में। कलिंजा दुर्ग बांदा में स्थित है। सूर्य मंदिर 24वें जैन तीर्थंकर की प्रतिमाएं महोबा में स्थित है, ये महत्वपूर्ण है। ये सभी चीज़ें महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये सभी चीज़ें सुमेलित करने के लिए आपके सामने प्रश्न आ सकते हैं, तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। अगले वीडियो में जो अगले वीडियो से हमारा स्टार्ट होगा क्या? उत्तर प्रदेश का प्राचीन भारत का इतिहास, मतलब प्राचीन उत्तर प्रदेश का इतिहास, मतलब प्राचीन इतिहास अगले वीडियो से हमारा प्रारंभ होगा। इसमें से सबसे पहले हम लोगों को तीनों पढ़ना है, मतलब कि प्राचीन इतिहास में प्राचीन इतिहास पढ़ना है। प्राचीन इतिहास में सबसे पहले हम लोग प्रागैतिहासिक काल पे चर्चा करेंगे, फिर आद्य ऐतिहासिक काल पे चर्चा करेंगे, फिर ऐतिहासिक काल पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो चीज़ें याद रखिएगा, प्रागैतिहासिक काल प्राचीन इतिहास से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कल की वीडियो तैयार रहिए। कुछ चीज़ें प्राचीन इतिहास जब हम लोग शुरू करेंगे तो कुछ चीज़ें भारत के संदर्भ में देख लेंगे। भारत का संदर्भ में नहीं, पूरे के पूरे, जैसे कि प्राचीन इतिहास हम लोग शुरू कर रहे हैं तो प्रागैतिहासिक काल पढ़ने जा रहे हैं। तो प्रागैतिहासिक काल का अर्थ क्या होता है, ये चीज़ें शुरू करने के बाद ही, ये सभी जानने के बाद हम लोग उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जो भी चीज़ें होंगी वो सामने लाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।